गुड इवनिंग फ्रेंड्स आज हम जो हमारा 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की जो लिस्ट चल रही है उस पे हम आज देखने वाले हैं प्रियम्बल का टॉपिक। और जैसा हमने बात की थी कि 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इतने रेलेवेंट टॉपिक हैं, अगर आप इनको कर लेते हैं तो मोस्टली यहाँ से आपके नियर अबाउट 50 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, तो हम ये छोटी छोटी सीरीज चला रहे हैं, छोटे छोटे वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं। आप इनको देखिए और आपका एक क्वेश्चन पक्का यहाँ से बन जाता है। तो आइए प्रियम्बल के बारे में जानते हैं। प्रियम्बल बेसिकली क्या है? प्रियम्बल जैसे कि बेसिकली प्रियम्बल जो बना था, मोस्टली हम बात कर लें तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होने के बाद बना है। ठीक है, ये मोस्टली है स्टार्टिंग पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, बट बना सबसे आखिरी में है। ठीक है, और मोस्टली ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पास हुआ था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, उसके ऊपर ये बना है। मतलब उसका फ्रेमवर्क हमको बहुत कुछ इसमें देखने को मिलता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का। तो बेसिकली ये एक डॉक्यूमेंट है दैट आउटलाइंस फिलोसफी एंड दी ऑब्जेक्टिव, है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक फिलोसफी, एक भावना और एक ऑब्जेक्टिव उद्देश्य जो है वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हम बोलते हैं क्रक्स, एक समरी जो है वो प्रियम्बल बताने की कोशिश करता है। क्लियर है? चलिए अभी हम बात कर ले कॉन्स्टिट्यूशन में इट कन्वेज द फ्रीमर्स इंटेंशन, है ना, कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में क्या सोच के बनाया गया था, उनके इंटेंशन के बारे में, फंडामेंटल वैल्यूज क्या क्या उसमें आएंगी, प्रिंसिपल्स। तो जो भी चीज़ पूरे संविधान में लागू की गई है उसके कीवर्ड्स, क्रक्स पूरा हमको प्रियम्बल में देखने को मिलता है। अगर हम प्रियम्बल को समझ लें तो हमको प्रियम्बल पढ़ के ये चीज़ समझ में जाती है कि आने वाले समय में अंदर हमको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। तो प्रियम्बल की जैसे हमने बात की, उसकी फाउंडेशन जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के थ्रू रखी गई थी, जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रेजेंट किया गया था। और ये एक इम्पॉर्टेंट डेट है, आप याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट was established through Jawaharlal Nehru कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली द्वारा जनवरी 2022 1947 को जो प्रियम्बल है वो अडॉप्ट किया गया था। तो ये डेट आप याद रखेंगे, आपसे स्टेटमेंट में पूछी जा सकती है, जनवरी 22 1947। ठीक है, प्रियम्बल की हम बात कर लें तो आपको इसमें 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जो कि है इसका सोर्स। अब हमने इसका सोर्स कहाँ से मतलब इसका सोर्स क्या है प्रियम्बल का? ऑब्वियसली पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया इज द सोर्स ऑफ इट। अब इसके नेचर की बात कर लें, इंडियन स्टेट्स, हमारा जो स्टेट है इंडियन, उसको क्या नेचर क्या कहा गया, ये सब आपको ये जो कीवर्ड्स हैं आपको प्रियम्बल के अंदर मिलेंगे। दैट इज सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। हर वर्ड का अपना एक इम्पॉर्टेंट है, हर वर्ड से क्वेश्चन है जिसको हम एक एक करके समझेंगे। तो उसका सोर्स क्या है, उसका नेचर क्या है, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वो बेसिकली जस्टिस प्रोवाइड करता है, लिबर्टी देता है, इक्वालिटी देता है, फ्रेटर्निटी। अगेन एक एक वर्ड को हम समझेंगे। और डेट ऑफ एडॉप्शन की कब लिया गया है, तो वो डेट हम बात कर लें तो नवंबर 26 1949 को आपको ये देखने को मिलता है। तो ये डेट ऑफ एडॉप्शन भी आप याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट हम एक बार इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से प्रियम्बल के अंदर में ये जो पूरा प्रियम्बल है, आप अगर इसको याद रख लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, ये 5 कीवर्ड है जिसको हम एक एक करके समझेंगे। टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, क्या चीज़ सिक्योर करने की बात की गई है? जस्टिस, दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, तो ये एक बात की गई है। देन इक्वालिटी, इक्वालिटी किस चीज़ की? स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की। ठीक है, फ्रेटर्निटी। तो बेसिकली ये चीज़ आप इसको याद रख सकते हैं। यही जो इसी के बेसिस पे 4 नेचर आपको शॉर्ट की एलिमेंट जो हमने यहाँ पे देखा था वो देखने को मिला है। अब अलग अलग जो फिलोसोफर रहे हैं, अलग अलग, जैसे हम बात कर ले एन ए पालकी वाला, सब ने अलग अलग वर्जन दिया है इसके लिए, प्रियम्बल के लिए। तो एन ए पालकी वाला ने क्या कहा है कि प्रियम्बल जो है वो बेसिकली आइडेंटिटी कार्ड है, किस तरीके से पूरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। क्यों? क्योंकि वो पूरा क्रक्स बताता है। ठीक है, देन कंपोनेंट्स ऑफ प्रियम्बल, तो एक एक वर्ड का हम कंपोनेंट्स के बारे में, आपको मेंस में भी कई बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए इसके बाद हम बात करें तो इसमें सोवरेन के बारे में हमको देखने में, तो सोवरेन, सोवरेन टर्म जो है बेसिकली
दैट आवर कंट्री इंडिया इज फुली इंडिपेंडेंट, हम सोवरेन है, स्वतंत्र है, मतलब हम किसी भी तरीके से किसी भी फॉरेन कंट्री के या पावर के कंट्रोल में नहीं है इंडिया किसी भी तरीके से। दैट इज हमारी कंट्री, हमारा स्टेट जो है वो सोवरेन इन नेचर है, ठीक है। हमारे लेजिस्लेचर को फुल कंट्रोल है, फुल पावर है कि हम किसी भी चीज़ में लॉ बना सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी कंसेंट। सो दैट इज द सोवरेन। ये आपसे स्टेटमेंट में पूछता है प्रीलिम्स में, और मेंस में तो पूरा, अगर प्रियम्बल के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपको हर वर्ड की मीनिंग पता होनी चाहिए। सोशलिस्ट मतलब कि मोर टूवर्ड्स द पब्लिक ओरिएंटेड और द पब्लिक सेक्टर, ठीक है, जहाँ पे सोशलिस्ट नेचर मतलब गवर्नमेंट की से ज़्यादा होना कंपेयर टू द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है वो ज़्यादा होगा। अब गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा होगा, गवर्नमेंट की से ज़्यादा होगी, मतलब उसमें पब्लिक कंट्रीब्यूशन, पब्लिक सेक्टर ज़्यादा होगा। तो ये आपको देखने को मिलता है सोशलिस्ट गोल के अंदर, ठीक है। ये बेसिकली 3 वर्ड जो ऐड किए गए थे, जल्दी कमेंट करके बताइए। 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा वो कौन कौन से वर्ड थे? SSI, दैट इज सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। तो 3 वर्ड आपको देखने को मिले थे, तो उसमें एक सोशलिस्ट था। अब दूसरा अगर सेक्युलर, अब सेक्युलर मतलब क्या है? सेक्युलर इज द टर्म इंडिकेट्स दैट स्टेट ट्रीट्स ऑल रिलीजन इक्वली, ऑफरिंग इक्वल रिस्पेक्ट, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू ऑल, ठीक है। तो सेक्युलर मतलब क्या हो गया? रिलीजन के टर्म में बोला है कि हम हर रिलीजन को इक्वल तरीके से, स्टेट जो है मोस्टली स्टेट हर धर्म को बराबरी की नज़र से देखेगा, ठीक है, इक्वल रिस्पेक्ट देगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और उसको सपोर्ट भी देगा। अब जो वर्ड सेकुलर है वो हमको प्रियम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से देखने को मिलता है, ठीक है। अब उसमें हम डेमोक्रेटिक की बात कर ले तो डेमोक्रेटिक मतलब क्या हो गया? ये डेमोक्रेटिक टर्म जो है वो रिफ्लेक्ट करता है किस चीज़ को? दैट इज पीपल्स विल, है ना। डेमोक्रेटिक है मतलब कि लोगों की सत्ता है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द सिस्टम अथॉरिटीज डिराइव्ड फ्रॉम पीपल्स विल, पीपल के द्वारा, ठीक है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल, एक्सप्रेस टू द पीरियडिक इलेक्शन। तो कंटिन्यूस इलेक्शन होते हैं, उसमें पीपल्स की से होती है, दैट इज डेमोक्रेटिक इन नेचर, है ना। जो जनता जनार्दन चाहती है वही होता है। देन दैट इज नेक्स्ट इज रिपब्लिक। अब रिपब्लिक का मतलब क्या हो गया? द टर्म रिपब्लिक सिग्निफाइज दैट द हेड ऑफ, मतलब रिपब्लिक मतलब कि हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति, कोई आम इंसान भी हेड ऑफ द स्टेट तक पहुंच सकता है। ऐसा है कि परिवारवाद यहाँ पे, वंशवाद कहीं से भी नहीं है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति चाहे हेड ऑफ द स्टेट तक, प्रेसिडेंटशिप तक, प्राइम मिनिस्टरशिप तक पहुंच सकता है, किसी भी प्रकार की हेरिटरी और मोनार्की नहीं है, ठीक है। हमारे जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो इलेक्टेड इन नेचर होते हैं, जनता उसको चुनती है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो स्टेट है वो रिपब्लिक इन नेचर है, ठीक है। उसमें हम बात कर ले तो इंडिपेंडेंस हमको कब मिली थी फ्रॉम द ब्रिटिश रूल? इन अगस्त 15 1947 में हमको वो देखने को मिलती है, ठीक है। रिपब्लिक इन नेचर, इट बिकेम अ रिपब्लिक इन 26 जनवरी, दैट इज इन 1950, ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। तो अभी दो चीज़ अलग अलग है, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, ठीक है, 1947, और संविधान जब लागू हुआ वो थी 26 जनवरी 1950। तभी से हम अपने आप को, अपने स्टेट को रिपब्लिक मानते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इज जस्टिस, ठीक है। जस्टिस मतलब क्या हो गया? जस्टिस इज बेसिकली एसेंशियल फॉर द सोसाइटल ऑर्डर, है ना। सोसाइटी के ऑर्डर के लिए जस्टिस आपको देखने को मिलता है। इट्स गारंटीड बाय द फंडामेंटल राइट्स एंड द DPSP, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमको वो देखने को मिलता है। सो अब जस्टिस, जैसे हम बात कर ले आर्टिकल 37 के अंदर आपको जस्टिस के बारे में देखने को मिला है। उसमें 3 प्रकार के जस्टिस कहा गया है, प्रियम्बल में भी वो चीज़ है, दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये तीनों ही जस्टिस आपको देखने को मिलते हैं। तो सोशल जस्टिस मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए सोसाइटी में। इकोनॉमिक जस्टिस मतलब इक्वल वर्क फॉर द इक्वल, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इक्वल इक्वालिटी इन पे होगा, ठीक है, तो इकोनॉमिक सेंस में। पॉलिटिकल मतलब कि सबको अधिकार होगा बराबरी का, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। सो ये आपको जस्टिस देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट इज इक्वालिटी। अब इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं, नो सेक्शन ऑफ सोसाइटी होल्ड स्पेशल
प्रिविलेज, ठीक है। साथ में हर कोई जो है वो इक्वल आपको देखने को मिलता है हर सेंस में, ठीक है। तो नो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होल्ड स्पेशल प्रिविलेज, कोई भी सोसाइटी स्पेशल प्रिविलेज होल्ड नहीं करती है, सब इक्वल है। तो ये आपको एक इक्वालिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज लिबर्टी। तो लिबर्टी, अभी देखिए लिबर्टी मतलब क्या हो गया, इंडिविजुअल्स फ्रीडम टू चूज देयर लाइफस्टाइल, है ना, कि लिबर्टी, हमें अपनी लिबर्टी ऑफ थॉट है, ठीक है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है, कि हम अपने थॉट्स, हम अपने एक्सप्रेशंस, हम अपने उसको अपनी फ्रीडम्स के अंदर, हम अपनी फ्रीडम के अनुसार उसको बाहर रख सकते हैं, ठीक है। और लेकिन उसमें एक रेस्ट्रिक्शन है कि भाई लिबर्टी तो रहेगी, बट वो लिबर्टी किसी और का हनन नहीं, किसी और के फ्रीडम का हनन नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो वो बाय लॉ होनी चाहिए, मतलब लॉ को वो नहीं करनी चाहिए ना, उसके अगेंस्ट नहीं जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी लिबर्टी, आपको लाइफस्टाइल जीने के चक्कर में आप किसी की दूसरे के फ्रीडम को नुकसान पहुंचाए, उसकी लिबर्टी को करे। तो आपको लिबर्टी है लेकिन विद इन दी बाउंड्री ऑफ द लॉ, ताकि वो आप दूसरे की अंदर ना घुसे, ठीक है। द नेक्स्ट इज फ्रेटर्निटी। अब फ्रेटर्निटी की जब हम बात कर रहे हैं तो इट प्रमोट्स अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड एंड इमोशनैलिटी अमंग किसके बीच में, सिटीजन्स, फॉस्टरिंग नेशनल डिग्निटी एंड कोहेजन। तो आपको फ्रेटर्निटी देखने को मिलती है, उसमें दो चीज़ है, दैट इज यूनिटी एंड ब्रदरहुड, ठीक है। तो हमको एक फ्रेटर्निटी मतलब सेंस ऑफ ब्रदरहुड देखने को मिलती है। अब ब्रदरहुड हम देख सकते हैं बिटवीन द सोसाइटी, है ना, अलग धर्मों के बीच में, सबके बीच में आपस में। तो हमको एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड देखने को मिलती है, यूनिटी देखने को मिलती है आपस में हर व्यक्तियों के बीच में, ठीक है, ताकि साथ ही साथ नेशनल डिग्निटी और कोहेजन बना रहे, ठीक है। तो ये चीज़ देखने को मिल रही है, ठीक है। अब हम बात कर ले इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव की। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई अभी जो ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रेटर्निटी है, ठीक है, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रेटर्निटी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। अब ये तीनों जो है वो आपस में इंटरडिपेंडेंट है। किस तरीके से, जैसे कि हम बात कर लें लिबर्टी एंड इक्वालिटी की, तो लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर बेसिकली इनसेपरेबल, है ना। क्यों? क्योंकि अगर हम बात कर लें लिबर्टी है, लिबर्टी है मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। लेकिन कुछ भी, अगर आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं तो सामने वाला भी अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। तो दोनों के बीच में फिर इक्वालिटी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कुछ भी कर सकते हो तो आप सामने वाले को दबाएं, नहीं, आप सामने वाले को दबाओगे तो फिर उसकी इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी उसकी कहाँ गई, उसका आर्टिकल 14 का हनन हो गया, ठीक है। तो ये दोनों जो है आपस में चलेंगी, इनसेपरेबल होंगी, दो पहिए एक तरफ, एक मतलब दोनों को साथ में ही चलना होगा। अगर एक आगे बढ़ेगा तो एक पीछे रह जाएगा, ठीक है। सो लिबर्टी विदाउट इक्वालिटी अगर होगी तो वो डोमिनेंस हो जाएगा, है ना, कि भाई आपकी लिबर्टी, आप किसी को दबाए जा रहे हो तो फिर वो डोमिनेंस हो गया। लेकिन आप अगर इक्वालिटी के नाम में दूसरे को चांस ही नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो वो लिबर्टी नहीं होगी। तो इसलिए दोनों साथ में चलनी चाहिए। नेक्स्ट इज फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी इज बेसिकली क्रूशियल एज इट एंश्योर्स दैट लिबर्टी एंड इक्वालिटी वर्क्स हारमोनियसली, ठीक है। लिबर्टी और इक्वालिटी जो है वो आपस में साथ में हारमोनियसली वर्क करनी चाहिए, ताकि वो डोमिनेंस को प्रिवेंट करे, ठीक है। फ्रेटर्निटी मतलब क्या होगा, सेंस ऑफ ब्रदरहुड, ठीक है। सो ब्रदरहुड कब होगी, जब लिबर्टी और इक्वालिटी होगी, तो वो डोमिनेंस नहीं होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमारा कीवर्ड्स हो गए, ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में। नाउ नेक्स्ट इज स्टेटस। अभी प्रियम्बल का आपसे क्वेश्चन पूछता है बेरूबरी यूनियन केस पे। तो बेरूबरी यूनियन केस जो है वो आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से बेसिकली सलाह मशवरा लिया था, क्या प्रियम्बल जो है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि प्रियम्बल जो है वो सुप्रीम कोर्ट, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये 1960 का जजमेंट आपको देखने को मिलता है बेरूबरी यूनियन केस का। तो ये 1960 में कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ठीक है। तो वो पावर उससे नहीं लेता, ठीक है। बट केशवरन भारती केस जो 1973 में आया था, उसके बाद हम बात कर लें तो आपको ये जो केस देखने को मिलता है वो 1973 के बाद, कि प्रियम्बल जो है वो हमको कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट आपको
प्रियम्बल देखने को मिलता है, जो कि केशवानंद भारती केस में कहा गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्या बेरीबोरी यूनियन केस में प्रियम्बल को पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था, तो वो गलत होगा। केशवानंद भारती केस में उसको कहा गया है पिछले जजमेंट को उल्टा करके, ठीक है। तो एक 1973 में उसको पार्ट बनाया गया। अब इसमें कहा गया है केशवानंद भारती केस में कि आप प्रियम्बल का अमेंडमेंट कर सकते हैं, बट वो अमेंडमेंट विद इन दी बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर को अल्टर नहीं करना चाहिए। 368 के अंदर प्रियम्बल जो है वो अल्टर हो सकता है, अमेंडमेंट हो सकता है, बट विद इन दी बाउंड्रीज ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो उसी के बाद हम बात कर लें, 1973 में ये ऑर्डर था। 1976 में फिर उसमें अमेंडमेंट किया गया और 3 वर्ड जोड़े गए, दैट इज सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में 3 वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी जो है वो जोड़े गए हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात कर लें केशवानंद भारती केस में। तो ये लैंडमार्क जजमेंट हमको देखने को मिलता है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर है, ठीक। इसमें 13 जजेस की बेंच बैठी गई थी, ये भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। सो 13 जजेस की बेंच इसमें आई थी। अब हम बात कर लें कि मेकिंग ऑफ इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन की एक छोटा सा फ्रेमवर्क टाइमलाइन देख लें कैसा बना था। तो सबसे पहली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर को आपको देखने को मिलती है, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट, ठीक है। पहली मीटिंग दिसंबर 9 में हुई, 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट चुना गया। इसमें 13 दिसंबर नहीं है, 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था, ठीक है, जिसके बेसिस से प्रीएम्बल बना उसको पास किया गया था 13 दिसंबर को, ठीक है। ये डेट भी याद रखिएगा। उसके बाद 19 अगस्त 1947, ये याद रखिएगा 47 है। 19 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी में बी आर अम्बेडकर को एज अ चेयरमैन जो था वो अपॉइंट किया गया। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को सबमिट किया गया कब? नवंबर 4 1947 को। और ये इम्पॉर्टेंट डेट है कि ड्राफ्ट जो हुई थी वो कंप्लीट हुई थी नवंबर 26 1949 को, लास्ट ड्राफ्टिंग हुई, मतलब ये यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लिया गया था, ठीक है। और फिर हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो साइन हुआ कब? 24 जनवरी 1950 को। और लीगली एनफोर्स कब हुआ, लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो ये टाइमलाइन है, थोड़ी सी याद रखेंगे। यहाँ से कई बार यूपीएससी जो है वो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। ये एक छोटा सा फिगर है, कोई 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे हमें फाइनल ड्राफ्ट को बनाने के लिए, ठीक है। सो दोस्तों ये हमारा था प्रियम्बल के ऊपर क्वेश्चन। देन जो हम पीवाईक्यू सीरीज़ कर रहे हैं, पीवाईक्यू सीरीज़ में प्रियम्बल में प्रीवियस ईयर्स में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम लेके आएंगे। और हमारी मैराथन एमसीक्यू सीरीज़ तो चल ही रही है, उसको भी आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। सो प्रियम्बल में पढ़ने लायक इतना ही था। ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट में, वो हम टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर लेके आने वाले हैं, ठीक है। सो इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया गया है। आप साथ में व्हाट्सएप टेलीग्राम दोनों से जुड़ सकते हैं। और कोई भी आपको चीज़ बोलनी हो, पूछनी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और टेलीग्राम में जुड़ के भी बता सकते हैं। क्लियर है? चलिए आज के